अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। कल मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था वो ज़बान, बोली और सुनने, पढ़ने, लिखने की जो 4 महारतें होती है वो भी आप लोगों को बताया था। हर ज़बान को सीखने के लिए 4 महारतों का होना ज़रूरी है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना और पढ़ने को अख़ज़ी महारत, उसूली महारत, तहसीली महारत बोलते हैं। बोलना और लिखने को पैदावारी, तख्लीकी, तामीरी महारत बोलते हैं। आज हम देखते हैं मूल्यांकन, अंदाज़ा क़द्र और इसके अक़साम। अंदाज़ा क़द्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की जो क्लास लगी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसलिए आप ज़रूर व ज़रूर इस वीडियो को तो देखें और समझने की कोशिश करें। साथ साथ हमारे ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो ज़रूर व ज़रूर नोट्स भी अपने साथ रखें। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाज़ा क़द्र। अंदाज़ा क़द्र अंदाज़ा करना, मूल्यांकन करना, तख़मीना करना और इसके अक़साम यानी इसकी किस्में, पार्ट्स। तश्कीली, आप देखिए अंदाज़ा क़द्र की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। एक है तश्कीली अंदाज़ा क़द्र। तश्कील का माना क्या होता है भाई? शक्ल। शक्ल, तश्कील का मतलब होता है शक्ल। बोलते हैं ना कि आपकी शक्ल सूरत कैसी है? शक्ल, शेप देना, ढांचा देना। अब कोई इंजीनियर मकान के फाउंडेशन बनाता है और पिलर बता देता है तो पता चल जाता है कि भाई मकान इतना मजबूत होगा। तो ये तश्कील है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। नंबर 2 क्या है? तकमीली अंदाज़ा क़द्र। तकमील क्या है? मुकम्मल से है। मुकम्मल मतलब अपना काम पूरा हो जाना। तकमील का मतलब मुकम्मल, यानी हमने अपना पूरा काम कर लिया है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? युगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन। और तीसरा नंबर क्या है आपका? तशख़ीसी अंदाज़ा क़द्र। तशख़ीस शख्स से बना है। किससे? शख्स से। भाई पर्टिकुलर कोई एक फ़र्द होता है, कोई एक शख्स होता है, इसको क्या बोलते हैं? शख्स बोलते हैं। हम कहते हैं ना अपनी ज़बान में कि डॉक्टर ने मरीज़ की तशख़ीस कर ली है, यानी बीमार कोई शख्स था, कितने इलाज व मुआलजा कराया गया लेकिन पता नहीं चला कि कौन सी बीमारी है। फ़ला डॉक्टर के पास ले गया तो पता चल गया कि हाँ फ़ला आदमी बीमार है, फ़ला जगह पर परेशानी है, कैंसर है या और दूसरे ट्यूमर हैं, कोई भी बीमारी है तो पता चल गया। तो उसको बोलते हैं क्या? तशख़ीस करना। क्या? तशख़ीस। तो तशख़ीसी अंदाज़ा क़द्र। तो ये अंदाज़ा क़द्र मूल्यांकन की 3 किस्में हैं: तश्कीली अंदाज़ा क़द्र, तकमीली अंदाज़ा क़द्र और तशख़ीसी अंदाज़ा क़द्र। तो आप इसको हिंदी में तशख़ीसी अंदाज़ा क़द्र क्या बोलेंगे? निदानात्मक मूल्यांकन। अब ज़रा आप नोट्स में आइए। आप लोगों को जो नोट्स दिया गया था, प्रोवाइड कराया गया था, उस नोट्स में देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ना भी नहीं आता है उर्दू, इसकी हिसाब से वो परेशानी आ जाती है। तो देखिए नोट्स में मिलान कीजिए। तश्कीली जाँच। तश्कीली जाँच लिखा हुआ ना स्टार लगाकर, इसमें मुअल्लिम दौरान तदरीस ही तालिब इल्म की जाँच करता है कि तालिब इल्म ने कितना सीखा है। इसको क्या बोलते हैं? तश्कीली जाँच। यानी आप एक यूनिट पढ़ा रहे हैं, आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आप बच्चों का अंदाज़ा कर रहे हैं कि भाई एक चैप्टर हमने पढ़ाया है, एक पेज, एक सफ़ा हमने पढ़ाया है, बच्चों ने कितना सीखा है, क्या क्या कमी रह गई है। तो इसको बोलते हैं तश्कीली जाँच। इसी को बोलते हैं तश्कीली अंदाज़ा क़द्र। यानी थोड़ा सा पढ़ाने के बाद ही आप पता कर सकते हो कि खाना पका है या नहीं, बच्चा पढ़ा है कि नहीं, बच्चा समझा है कि नहीं। ये है। नंबर 2 है तकमीली अंदाज़ा क़द्र। ये तश्कीली अंदाज़ा क़द्र में कैसे होगा? अब पढ़ाते पढ़ाते मूल्यांकन कर रहे हो और बच्चों को इसका शेप ले लिए कि कितना बच्चों ने सीखा है। अब नंबर 2 देखते हैं तकमीली अंदाज़ा क़द्र। तकमीली मुकम्मल से बना है। आप 6 माही, 6 माही या सालाना चैप्टर पढ़ा दिए हो और पढ़ाने के बाद बच्चों से एग्ज़ाम लेते हो, ग्रेड देते हो, नंबर देते हो या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करते हो, तो ये क्या हुआ? तकमीली अंदाज़ा क़द्र।
और तशख़ीसी अंदाज़ा क़द्र क्या होता है? तशख़ीसी अंदाज़ा क़द्र में होता है आपका कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उसे समझने में नहीं आ रही है और कहाँ कहाँ परेशानी आ रही है। तो देखो नोट्स में, जो तालिब इल्म तदरीस के दौरान नाकाम होते हैं उनकी नाकामी का पता लगाना, बीमारी का पता लगाना, इसी को बोलते हैं निदानात्मक मूल्यांकन, तशख़ीसी अंदाज़ा क़द्र। डॉक्टर वाली मिसाल याद रख लेना, आपको समझ में आ जाएगा तशख़ीसी अंदाज़ा क़द्र। तो तीनों समझ में आया आपको। अब आप बताओ, एक उस्ताद अपने बच्चे को यूनिट पढ़ाने के बाद फ़ौरन उनसे कुछ सवालात करता है, तो ये कौन सा अंदाज़ा क़द्र उस्ताद के ज़रिए हो रहा है? तश्कीली अंदाज़ा क़द्र, तकमीली अंदाज़ा क़द्र या तशख़ीसी अंदाज़ा क़द्र? क्या बोलोगे? तश्कीली अंदाज़ा क़द्र, क्योंकि यूनिट पढ़ाया, अभी एक चैप्टर ही पढ़ाया। अब बताओ, एक उस्ताद 6 माही एग्ज़ाम लेता है, ग्रेड और नंबर देता है, तो उस्ताद के द्वारा कौन सा मूल्यांकन किया जा रहा है? तो क्या बोलोगे? तकमीली अंदाज़ा क़द्र मुकम्मल हो गया। एक उस्ताद अपने बच्चों की नाकामी का पता लगाकर उनका इलाज व मुआलजा करता है, तो इस अंदाज़ा क़द्र का नाम क्या होगा? तश्कीली, तकमीली या तशख़ीसी? तो क्या कहोगे? तशख़ीसी। ये 3 नंबर, तशख़ीसी, निदानात्मक। अब इतने बात तो समझ में आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आता है बार बार, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए, पैमाइश के 4 नमूने। पैमाइश, मापन। IQ लेवल आपको बताया था क्लास में, बिने ने क्या सबसे पहले पैमाइश की शुरुआत की थी, अंदाज़ा करने, पैमाइश की, मापन की किसने की थी? बिने साहब ने। और उसके बाद टर्मन ने यूँ टर्न लेकर उन्होंने IQ लेवल में तकसीम कर दिया, 100 प्लस से उसने डिवाइड कर दिया, गुना कर दिया, जो करना था, जो आप लोग CDP में पढ़ चुके हो और आप लोग जानते हो। तो ये क्या है, आपको जो उर्दू में सवाल सीटेट में आता है वो हमें समझाना है। वो क्या आता है भाई? पैमाइश के 4 नमूने। आमोदिश का अंदाज़ा क़द्र, जो बहुत टफ है समझने में, थोड़े का, के, की और में आप लोग फ़र्क नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से तकलीफ़ें होती है। आमोदिश का अंदाज़ा क़द्र, आमोदिश के लिए अंदाज़ा क़द्र, आमोदिश में अंदाज़ा क़द्र, अंदाज़ा क़द्र बतौर आमोदिश। आमोदिश का मतलब क्या है? अधिगम। अंदाज़ा क़द्र का मतलब मूल्यांकन। के लिए तो हिंदी में भी वही बोलते हैं, में हिंदी में भी में बोलते हैं। बतौर आमोदिश यानी के रूप में। ये चारों चीज़ों को अच्छी तरह से समझना, हर एक का एग्जाम्पल भी सही तौर पर ध्यान रखना। देखो, आते हैं नोट्स की तरफ। नोट्स में क्या है आपका? देखो भाई, 1 नंबर, आमोदिश का अंदाज़ा क़द्र, अधिगम का मूल्यांकन। सीखने के बाद किया गया अंदाज़ा क़द्र को आमोदिश का अंदाज़ा क़द्र कहा जाता है। स्टार लगा के देखो, इसमें अहम किरदार मुअल्लिम का होता है। किसी भी काम के इख्तिताम पर यानी ख़त्म होने पर किया गया अंदाज़ा क़द्र एक मुतय्यना मुद्दत के बाद, एक फ़िक्स वक्त के बाद तलबा की आमोदिश की पैमाइश की जाती है। यह है आमोदिश का अंदाज़ा क़द्र। मिसाल के तौर पर सालाना इम्तिहान, इसको ले लेते हैं हम। सालाना इम्तिहान क्या हुआ? सालाना इम्तिहान। यानी आमोदिश का अंदाज़ा क़द्र किस में होगा भाई? सालाना इम्तिहान। आपने मुकम्मल यूनिट पढ़ा दिया, उसके बाद सिलेबस मुकम्मल करा दिया, उसके बाद आप मूल्यांकन कर रहे हो, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? सालाना इम्तिहान, आमोदिश का अंदाज़ा क़द्र। तदरीस अमल में आमोदिश की गलतियों की जानकारी। तो इससे क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते कहाँ गलती हो गई है, कहाँ कहाँ शिक्षक के द्वारा कमियां रह गई है, तो उसका भी पता चलता है। अंदाज़ा क़द्र ग्रेड और नंबर भी इसमें दिया जाता है। ये सेम वही है, तकमीली अंदाज़ा क़द्र जो लिखा था ऊपर दूसरे नंबर पे, तो ये आमोदिश का अंदाज़ा क़द्र का ही दूसरा नाम है। समझ में बात आई? आगे चलें। आमोदिश के लिए अंदाज़ा क़द्र, अधिगम के लिए अंदाज़ा क़द्र, ये क्या है? ये आपका आता है, नोट्स देखो। आमोदिश के लिए अंदाज़ा क़द्र, इसमें तलबा का किरदार अहम होता है। मुअल्लिम का ताउन और रहनुमाई भी मतलूब होती है। ताउन मतलब मदद,
तो मुअल्लिम जो उस्ताद होते हैं वो मदद करते हैं और तलबा ही असल काम करते हैं। वो कैसे, देखो, साबिक़ा मालूमात, बच्चे पहले कुछ जानते होंगे, अब उन चीज़ों को क्लास में फॉलो किया जा रहा है, उन चीज़ों के ज़रिए से बच्चों को क्लास में जोड़ा जा रहा है। तो साबिक़ा मालूमात, जो पहले की जानकारी, पूर्व जानकारी, बच्चों की साबिक़ा मालूमात का जांचना, इसमें होता है दाखिला इम्तिहान। दाखिला इम्तिहान, अब बताओ सेशन शुरू हुआ मार्च अप्रैल में, नया सेशन शुरू हुआ, आपका बच्चा 6 साल का हो गया, अब आप नर्सरी में फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराओगे, 6 साल का हो गया तो फर्स्ट क्लास में आप एडमिशन कराओगे। तो एडमिशन कराने से पहले स्कूल के अध्यापक आपके बच्चे का एग्ज़ाम लेगा, दाखिला टेस्ट लेगा कि फ़र्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ने के लायक है या नहीं है। तो इसी का नाम क्या रखा जाएगा, आमोजिश के लिए अंदाज़ाए कद्र। तो इसको बोलेंगे दाखिला इम्तिहान या टेस्ट। इसका नाम क्या रखा जाएगा, दाखिला इम्तिहान या दाखिला टेस्ट। दाखिला इम्तिहान हो रहा है, शुरू में आया है, तो ये है आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र, यानी अधिगम के लिए, सीखने के लिए, कितना सीखा है, कहाँ किस कैटेगरी में उस बच्चे को रखा जाएगा, उसके लिए अंदाज़ा कद्र हो रहा है, यानी मूल्यांकन हो रहा है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। आगे आपका देखिए नंबर 3 में क्या है, आमोजिश में अंदाज़ा कद्र। आमोजिश में अंदाज़ा कद्र यानी अधिगम में मूल्यांकन। ये क्या है आपका नोट्स में, देखो, तदरीस के दौरान ही अंदाज़ा कद्र करना। तदरीस के दौरान ही, पढ़ाते पढ़ाते ही अंदाज़ा कद्र करना, यही है तश्कीली जाँच। यही है क्या है, तश्कीली। इसका दूसरा नाम क्या है भाई, जो आपने पढ़ा हुआ, तश्कीली जाँच। यही है आपका क्लास टेस्ट। क्या है इसका नाम है, क्लास टेस्ट। यह है क्लास टेस्ट आपका, यही क्लास टेस्ट है। अंदाज़ाए आमोजिश के लिए अंदाज़ाए कद्र नहीं, आमोजिश में अंदाज़ाए कद्र, अधिगम में अंदाज़ाए कद्र। ये आपका क्या होगा, क्लास टेस्ट होगा। यही क्लास टेस्ट है, यानी तदरीस के दौरान ही अंदाज़ा कद्र। तश्कीली जांच इसी का नाम रखा जाएगा, इसी का नाम रखा जाएगा आपका आमोजिश में अंदाज़ा कद्र, इसी को बोलेंगे क्लास टेस्ट। कौन सा, नंबर 3 देखिए, आमोजिश में अंदाज़ा कद्र, यानी सीखने में यूनिट जो सीखा है कितना, तो इसकी जानकारी लेना। नंबर 4 देखो, अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश, हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिगम के रूप में मूल्यांकन करना। क्या मतलब, ये तशखीसी जांच है। इसका दूसरा नाम क्या है, तशखीसी। इसी अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश का नाम क्या रखा जाएगा, तशखीसी जांच। ये है आपका तशखीसी जांच। तशखीसी जांच क्या होता है भाई, अभी आपको बताया, एक डॉक्टर किसी मर्ज़ की तशखीस कर ले कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ बीमारी है, जांच कर ले, खोज कर ले, उसी को क्या बोलेंगे, तशखीसी। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, निदानात्मक मूल्यांकन। इसी को क्या बोलेंगे, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश। बात समझ में आई। अब मिसाल क्या होगा भाई, मिसाल क्या होगा, जब बच्चा खुद से खुद का अंदाज़ा करता है। एक बच्चा कुछ सबक को पढ़ता है, यूनिट को पढ़ता है, उसके बाद खुद सोचता है कि हम कितने अल्फाज को जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं। तो यही है तशखीस करना, यही है अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश, यानी खुद से। बतौर मतलब खुद से, बतौर मतलब खुद से अंदाज़ा करना। आगे चलते हैं, जो आगे का इम्पोर्टेंट आपका है ये हम हटा देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये ले लो, और ऐसे तो आपका नोट्स में तो मौजूद है ही है। देखिए, बहुत
इम्पोर्टेंट है आपका पेज नंबर 6 पे, मुसलसल और जामे अंदाज़ाए कद्र। मुसलसल और जामे व्यापक, मुसलसल सतत और व्यापक मूल्यांकन, मुसलसल और जामे अंदाज़ाए कद्र, अंदाज़ाए कद्र, इसी को क्या बोलते हैं? CCE, है ना। इसका नाम क्या रखा जाता है भाई? CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, इसी का नाम रखा जाता है। ये CCE है। देखते हैं आगे नोट्स, देखो एक बार पेज नंबर 6 पे। कौमी दरसियात का खाका 2005 में, कौमी दरसियात का खाका फ्रेमवर्क जो है 2005 में जो तैयार किया गया था सिलेबस का, कैसे सिलेबस होना चाहिए, तो मुसलसल और जामे अंदाज़ा कद्र को अहमियत दी गई है। कौमी दरसियात 2005 में किसको अहमियत दी गई है भाई? NCF में मुसलसल जामे अंदाज़ा कद्र को अहमियत दी गई है। इसमें बच्चों पर काम का बोझ कम करता है, यानी बच्चे पर बोझ नहीं डाला जाता है। सभी बच्चे अपनी आदत और मिजाज से अपनी ही रफ्तार में सीखते हैं। सवाल पैदा होता है, सीटेट में कई मरतबा आता है, सभी बच्चे कैसे सीखते हैं? तो अपनी आदत और मिजाज से अपने ही रफ्तार में सीखते हैं। सबका IQ लेवल अलग अलग होता है, अपने अपने अंदाज में बच्चे सीखते हैं। आगे देखो, CCE से बच्चों की सलाहियत, CCE से फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? बच्चों की सलाहियत, नशोनुमा, तरक्की और शख्सियत की जांच होती है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कैसे जहन का है, IQ लेवल क्या है, CCE से पता चलता है। CCE से मुराद पूरे तालीमी साल के दौरान अंदाज़ा कद्र करना। CCE से क्या होता है भाई? जो मुकम्मल आप साल भर बच्चा ने पढ़ा है तो कितना पाया, कितना खोया, उसका अंदाज़ा करना CCE से ही होता है। CCE का अमल तलबा की तरक्की के तमाम पहलुओं से, जैसे ज़हनी, जिस्मानी, समाजी व इनफरादी खूबियों, दिलचस्पियों पर मुहित है। मुहित मतलब मुनहसिर, घेरा हुआ है। सिर्फ एक ही चीज़ का नाम CCE नहीं है कि पूरे साल पढ़ा क्या है, बल्कि उसका जिस्म फिज़िकल तौर पर, मेंटली तौर पर एक्टिव है या नहीं है, और समाज से उनका ताल्लुकात कैसा है, अकेला में रहता है तो कैसा समाज में रहता है, और उसकी दिलचस्पियाँ क्या है, रुचियाँ क्या हैं, किस चीज़ से वो नफ़रत करता है, किन चीज़ों को वो पसंद करता है, ये सब कुछ CCE में आता है। मुसलसल और जामे अंदाज़ा कद्र में आता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसी का नाम है। आगे चलें, देखो तलबा के क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, किन मुश्किलात का सामना पड़ता है वगैरह सब इसमें शामिल है। मुसलसल और जामे अंदाज़ा कद्र का तरीका, साल के शुरुआत में तमाम तलबा का टेस्ट और इसकी बुनियाद पर 2-3 ग्रुपों में तकसीम करना और कमज़ोर ग्रुप के बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देना भी CCE में शामिल है। आप फिर ये मत कहोगे कि समावेशी शिक्षण का माहौल बिगड़ रहा है कि सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। हाँ, चलना है सारे बच्चों को लेकर, जो समावेशी शिक्षण की गुणवत्ता है, बट क्या है, जो बच्चे कमज़ोर हैं तो एक्स्ट्रा क्लास उनके लिए लगाना और उनको अलग से पढ़ाना। उर्दू तदरीस के लिए मंसूबा। अब आगे देखो, इतनी तो बात समझ में आ गई CCE। आगे देखो, उर्दू तदरीस के लिए मंसूबा बंदी। आप बच्चों को पढ़ाना चाहोगे तो मंसूबा बंदी। मंसूबा बंदी क्या होता है भाई? मंसूबा बंदी, इसको बोलते हैं प्लानिंग। क्या होता है मंसूबा बंदी? मीन्स प्लानिंग। किस आपके क्या प्लानिंग है, किस हिसाब से आप पढ़ाना चाहते हो। तो देखो नोट्स में, उर्दू तदरीस के लिए दर्जा और निसाब के एतबार से मंसूबा बनाना चाहिए। भाई एक क्लास 6 साल का बच्चा है, फर्स्ट क्लास में जाएगा तो उसके हिसाब से सिलेबस भी रखना होगा। जब 6 क्लास में जाएगा और वो 10-12 साल का बच्चा होगा तो फिर उसके हिसाब से सिलेबस का मुतय्यन किया जाएगा। यही मतलब है। सालाना मंसूबा, माहाना मंसूबा, रोज़ाना का मंसूबा, आपको कितना हर रोज़ पढ़ाना है, महीने में कितना पढ़ाना है, साल में कितना पढ़ाना है, ये सब पहले आपको एक शिक्षक होने के नाते, एक मुअल्लिम होने के नाते आपको डिसाइड करना होगा। आगे चलते हैं। एक आता है क्या इसमें मंसूबाबंदी में? पोर्टफोलियो। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टफोलियो, लियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो जानते हैं?
पोर्टफोलियो में क्या होता है, उस्ताद बच्चों का अंदाज़ा करता है, उस्ताद बच्चों का मूल्यांकन करता है, उस्ताद के ज़रिए तमाम तालिब इल्म की तमाम कारकर्दगी, पेश रफ्त यानी जो आगे उसने किया है, तरक्की, कितना तरक्की किया है, अच्छे और बुरे सारी खूबियों को नोट करता है। तो इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। एक सीटेट में सवाल आया कि उस्ताद अपने बच्चों को कुछ काम करने के लिए कहता है और फला एग्ज़ाम्पल के थ्योरी को अप्लाई करते हुए, तो ज़रा बताइए ये बच्चों का काम है, उस्ताद का काम है, तो किसका काम है? तो क्या होगा, ये उस्ताद का काम है, उस्ताद करा रहा है। इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। इसी को क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। उस्ताद रिकॉर्ड तैयार रखता है, उस्ताद के ज़रिए से बच्चों को कराया जाता है, तो कौन कराने वाला हुआ? उस्ताद हुआ। इसी को बोलेंगे पोर्टफोलियो। तो मिस कभी नहीं करना, सीटेट में उस्ताद और मुअल्लिम दोनों आता है, उस्ताद और शागिर्द दोनों आता है, तो सिर्फ उस्ताद ही करना। अज़ खुद उस्ताद का काम है। अज़ खुद क्या उर्दू में बोलेंगे? अज़ खुद उस्ताद का अमल। इसी को क्या बोलेंगे भाई? पोर्टफोलियो। आगे चलते हैं। अब देखो, जब हमने सीसी जान लिया, जब हमने अंदाज़ा क़द्र को समझ लिया, जब हमने बीमारियों के निदान कर लिया, तो अब ऐसी सूरत में समझ में ये आता है कि बच्चे गलतियाँ क्यों करते हैं। तो ये फितरी तौर पर बच्चों से गलतियाँ होती है, फितरी चीज़ है। और बच्चे गलतियाँ करने लगे तो समझ जाना कि वो सीख रहे हैं। लेकिन कुछ वरासत में मिली हुई चीज़ होती है जो बच्चे उसको केयर नहीं कर पाते और उनकी गलतियाँ हो जाती है। तो ज़रा आते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से बच्चे की तरक्की में रुकावटें पैदा होती हैं। ये देखो, मुआलिजाती, क्या लिखा मैंने? मुआलिजाती मतलब इलाज से बना है। कैसे बना है भाई? इलाज। डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना इलाज कराने के लिए। मुआलिजाती इस्लाही, इस्लाह करना, कोई त्रुटि है उसका समाधान निकालना, इसको क्या बोलते हैं? इस्लाही। और तलाफ़ी, तलाफ़ी सब एक ही माना में आता है। तलाफ़ी मतलब कोई कमी रह गई हो तो उस कमी को पूरा करना। तलाफ़ी, कमी को पूरा करना। क्या बोलोगे? तलाफ़ी का मतलब कमी को पूरा करना, इसको बोलते हैं तलाफ़ी। इस्लाही क्या बोलते हैं? दुरुस्त करना। इस्लाही दुरुस्त करना। तो ये है इलाज करना, दुरुस्त करना और कमी को पूरा करना। ये मुआलजाती इस्लाही तदरीस है। ये क्या है? तदरीस है। अब देखो आप लोग नोट्स में एक बार, ज़बान की आमोजिश में तलबा को होने वाली दरपेश जो आने वाले मुश्किलात की निशानदही करना और उनके लिए मुनासिब हल निकालना ही मुआलजाती इस्लाही तदरीस कहलाता है। इसका मकसद ज़बान की महारतों के इस्तेमाल में आने वाली दुश्वारियों को दूर करके आमुज़गारों को यानी सीखने वाले को इसमें महारत पैदा करना। इसमें सिर्फ मुअल्लिम को आमुज़गारों की कमियों का ही इल्म नहीं होता बल्कि अपने तरीक़े तदरीस का भी अंदाज़ा क़द्र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा इसमें कि मुआलजाती तदरीस में सिर्फ बच्चों की कमियों का पता नहीं लगाया जाता है बल्कि उस्ताद खुद अपने आप को एनालाइज करता है, खुद अपने आप में कौन कौन सी गलतियां हैं और कौन कौन से तरीके वो अप्लाई नहीं किया है जिसकी वजह से बच्चों ने समझा नहीं, तो खुद अपने अंदर भी उस चीज़ का सुधार करता है। इसीलिए इस बहुत ही ज़रूरी है। किसके लिए? उस्ताद के लिए और आमुज़गारों के लिए, बच्चों के लिए भी। अब देखें ज़बान की ख़राबी क्या है? ज़बान की ख़राबी क्या है? ज़बान की ख़राबी, ज़बान की ख़राबी में क्या क्या शामिल है भाई? देखो तो, अगर बच्चा अपनी आवाज़ पर काबू ना रख सके तो उसमें ज़बान की ख़राबी पैदा होती है। ज़बान की ख़राबी वाले बच्चे माशरे में बेचैनी महसूस करते हैं। सब जानते हैं, गिल्टी फील करते हैं बच्चे।
जिसकी वजह से उनमें एहसास कमतरी पैदा होता है, यानी अपने अंदर वो कमी महसूस करता है। एक बच्चा सही से बोल नहीं पाता है तो अपने आप को अल्लाह ने क्या कुदरत ने हमारी इतनी आवाज़ ख़राब कर दी, हमारी ज़बान में लुकनत और लड़खड़ाहट, हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये मायूस हो जाता है। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, और वो उमूमन इंतशार का शिकार हो जाते हैं, उलझाव का। इंतशार मीन्स उलझाव। ज़बान की ख़राबी तालीमी तरक्की को भी बुरी तरह मुतासिर करती है, बुरी तरह यानी एकदम बिल्कुल उसको आगे बढ़ने नहीं देता है ज़बान की ख़राबी। तो इसका क्या है, कुछ ख़ानदानी है। जैसे बुनियादी तौर पर ज़बान के नक़ाइस मंदरजा झैल किस्म के होते हैं। एक क्या है, आवाज़ की तब्दीली। तो कमियाँ क्या होती है भाई, आवाज़ की तब्दीली। भाई कोई मर्द है, कोई लड़का है, अगर वो उनकी आवाज़ औरत जैसे निकले तो कितना ख़राब लगेगा, और कोई औरत है, लड़की है, उसकी आवाज़ मर्द जैसे निकली तो कितना ख़राब लगेगी आवाज़ उनकी। हाँ, कोई तो उनके करीब भी नहीं जाएंगे। तो देखो आवाज़ की तब्दीली है ना। उसी तरह से क्या है, मुबहम तलफ़ुज़, मुबहम तलफ़ुज़। मुबहम तलफ़ुज़ किसे कहते हैं, पोशीदा, पोशीदा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोशीदा, छुपा हुआ, जो मुकम्मल तौर पर वो वाज़े ना कर सके, इसको क्या बोलते हैं, मुबहम। मुबहम याद रखना आप लोग, तलफ़ुज़ अदायगी को बोलते हैं। आगे देखते हैं, नंबर 3 क्या है इसमें, हकलाना। क्या बोलते हैं भाई, हकलाना, हकलाना, हकलाना। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे तो अल्लाह ने दुआ सिखाई, रब्बि इश्रह ली सदरी, तो ये हकलाना होता है। और नंबर 4 आपका जल्द, जल्द और गैर वाज़े, जल्द गैर वाज़े, फटाफट फटाफट धड़ा बोलने की आदत होती है, और वाज़े नहीं होती, वाज़ेह, साफ ना हो, तो ये कमी है। तो इन कमियों को दूर करनी चाहिए, है ना, इन कमियों को दूर करनी चाहिए। तलफ़ुज़ की ख़राबी की वजह, अब वजह क्या होती है भाई, वजह तो आप लोग जानते होंगे, जिस्मानी वजह, तलफ़ुज़ के अज़ा, हल्क़, तालु, होंठ वगैरह में ख़राबी की वजह से तलफ़ुज़ की अदायगी नहीं होती, इसलिए वो मुतल्लिक़ आवाज़ों का सही तलफ़ुज़ नहीं कर पाता। यानी छोटा बच्चा है, किसी बच्चे की अगर होंठ कट जाए तो बा बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, मीम बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। तो ये वजह है। ये सब आप लोग खुद ही समझ सकते हो और हल कर लोगे, इसलिए मैं सिर्फ नोट्स से आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि जिसको नोट्स पढ़ना नहीं आता है उसको पढ़ना आ जाए। हुरूफ के मखारिज की अदायगी से नावाकिफ़ियत, यानी जो कहाँ से कौन से हुरूफ निकलते हैं तो वो ना जानना। और उर्दू ज़बान की एक खुसूसियत ये भी है कि इसकी अदायगी और तलफ़ुज़ हुरूफ तहज्जी के लिहाज से हो। जैसे वर्जिश को कुछ लोग वर्जिश पढ़ देते हैं, सीन, शीन, काफ, क़ाफ, ये सब के अंदर फ़र्क होनी चाहिए। और ऐसे ही क्या है, नफ्सियाती वजूहात होती हैं, हिचकिचाहट होती है, ताख़ीर करना होती है, खालिस ज़बान के माहौल का फ़ुक़दान होता है। फ़ुक़दान मतलब कमी होती है। तो ऐसे माहौल उनको नहीं मिल पाते हैं, ऐसे नाअहल असातिज़ा मिल जाते हैं जिनकी ज़बान सही नहीं होती, तो बच्चे भी ज़बान सीख नहीं पाते। तो ऐसे माहौल ज़रूरी है कि ऐसे माहौल को दस्तयाब कराना। लफ्ज़ की गलतियों को दुरुस्त करना, तो क्या है, सही अदायगी हमेशा करें, रेडियो सुने, बड़े अच्छे स्कॉलर्स की तकारीर वगैरह सुना करें, इससे भी ज़बान दुरुस्त होगी। अब ये तो छोड़ दें, आगे चलते हैं पेज नंबर 7। अब देखो पेज नंबर 7 पे आ जाओ। पेज नंबर 7 पे क्या लिखा हुआ है हेडिंग में, ज़बान की मुश्किलात, गलतियाँ और नक़ाइस। आप लोग हिंदी में भी पढ़ चुके हो। ज़बान की मुश्किलात, हेडिंग क्या डाला, ज़बान की मुश्किलात, गलतियाँ और नक़ाइस। नक़ाइस क्या है, नुक्स की जमा है, नुक्स की जमा यानी कमी। क्या बोलेंगे भाई, कमी को बोलते हैं, कमी को। नुक्स की जमा है कमी। गलती की जमा क्या है, गलतियाँ हैं। मुश्किल की जमा क्या है, मुश्किलात है। तो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में जो गलतियाँ होती है, कमी रह जाती है, इसी को बोलते हैं।
देखो अब ये 7 है, कितने हैं? 7 है, जो शुरू के 4 जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो मैं लिखता हूँ फटाफट, आप देखना, ध्यान देना। क्या है? 1 नंबर डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया 1 नंबर हो गया। नंबर 2 देखो आपका डिसकैलकुलिया। क्या है? डिसकैलकुलिया नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या हो गया आपका? डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। नंबर 4 क्या है आपका? अफाजिया, अफेजिया, अफेजिया पढ़ लो, अफेजिया। नंबर 5 क्या है आपका? नंबर 3, नंबर 4 हाँ अफेजिया। नंबर 5 आपका अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया। नंबर 6 आपका डिसमॉर्फिया, डिसमॉर्फिया। और नंबर 7 आपका होगा डिस्थेमिया, डिस्थेमिया। क्या लिखा मैंने इसको? डिस्थेमिया, डिस्थेमिया, डिस्थेमिया। तो देखो डिसलेक्सिया किसे कहते हैं भाई? पढ़ने में खांदगी। किससे ताल्लुक है ये? खांदगी से, खांदगी से ताल्लुक है। पढ़ने से, पठन, पठन पढ़ने से जो दुश्वारियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? डिसलेक्सिया। कोई बच्चा कॉफ नहीं बोल पाता है, जीम को जा पढ़ता है, शीन को सीन पढ़ता है, बोला ही नहीं जाता है। काफ बोलने के लिए काफ काफ बोलता है। तो क्या है ये? डिसलेक्सिया। ये पढ़ने से है, खांदगी से है। और डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया किससे है भाई? ये इल्म रियाजी से है। किससे? इल्म रियाजी, इल्म रियाजी, इल्म रियाजी पढ़ने से है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर बोलते हैं ना, कैलकुलेटर। तो डिसकैलकुलिया ये गुना करने से है, जोड़ने से है, हिसाब से है। इस दुश्वारी के ताल्लुक में बच्चे सवालात को समझना, और इसमें अक्सर गलत दुश्वारियाँ होती है। क्या करते हैं भाई? उसको 2 + 2 बराबर वो 5 लिख देगा, बोलेगा 4 लेकिन लिखेगा क्या? 5। ये गलतियाँ होती है डिसकैलकुलिया में। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया में क्या होता है फिर जोड़ने में? ये इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने तहरीर करने में है। डिसग्राफिया डब्लू को, अब बच्चों को बोलो कि डब्लू लिखने के लिए, तो क्या लिखता है? एम लिख देता है, वो एम लिख देता है। डब्लू को एम लिखना, बी को डी लिखना, बहुत सारे बच्चों में होता है डिसग्राफिया। इसको बोलते हैं डिसग्राफिया। फिर से देखो, डिसकैलकुलिया पढ़ने में दुश्वारी को बोलते हैं। डिसकैलकुलिया जोड़ में, घटा गुना भाग में कमी होती है, इल्म रियाजी में, हिसाब में, तो उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में लिखने से होता है। किससे होता है? तहरीर से। लिख लो, तहरीर, लिखावट से, लिखने से। बी को डी लिखना, डब्लू को एम लिखना। आगे देखो अफेजिया। क्या पढ़ोगे? अफेजिया। अफेजिया के ताल्लुक किससे होता है भाई आपका? ये इसका ताल्लुक लिसानी महारतों, बोलना और बिलखुसूस तफहीम से होता है। बच्चा सही समझ नहीं पाता है, सही बोल नहीं पाता है, और एक उस्ताद बोलेगा बेटा पानी लेके आओ, तो सर पानी लेके आऊँ, जाओ वहाँ जाओ, तो सर क्या बाहर जाऊँ, तो क्या है 2 बार 3 से 12 उसे पूछने की आदत होती है, तो उसको बोलते हैं अफेजिया। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया क्या होता है भाई? ये इसका ताल्लुक आज़ाद हुर की महारतों से होता है। भाई कोई बच्चे पेन पकड़ते हैं ना, थर 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 काँपते हैं, वही आज़ाद हुर की महारत, फाइन मोटर स्किल की कमी होती है। फाइन मोटर स्किल, आज़ाद हुर की महारत, आज़ाद हुर की महारत खो देता है। या लतीफ़ हुर की महारत, क्या बोलेंगे? लतीफ़
लतीफ़ हुर्की महारत। तो ये बटन वगैरह भी सही से लगा नहीं पाते हैं, कोई चीज़ पकड़ भी नहीं पाते हैं, हाथ और आँख में वो तवाज़ुन बरत नहीं पाते हैं, इसको बोलते हैं अप्रेक्सिया। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया क्या होता है? ये भ्रम से होता है, किसी इंसान में भ्रम हो जाता है, अरे हमारा जिस्म छोटा है, मैं नाटा हूँ, मैं काला हूँ, तो ये डिस्मोर्फिया, भ्रम पैदा होना। और डिस्थेमिया, डिस्थेमिया क्या होता है? गंभीर हालत को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा किसी बीमारी में वो मुब्तला होता है जिससे बच्चा हमेशा क्लास में आके सुस्त रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्थेमिया। उम्मीद है कि आप लोग इन सातों को एग्जाम्पल के तौर पर समझ गए होंगे। आइंदा इंशाल्लाह एग्ज़ाम में गलती तो होगी नहीं, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस आपका है ये क्लास। माहिरे नफ्सियात के नज़रिए ख़यालात, रुझान, और उन्होंने क्या थ्योरी पेश किया है? माहिर नफ्सियात के नज़रिए। नफ्सियात साइको, आप लोग CDP पढ़ते हो, साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात को बोलते हैं। तो देखो जो आपका सीटे उर्दू पेडागोजी में पूछा जाता है वो यहाँ है। वो क्या है? एक तो पाउलो है, स्किनर है, जीन पियाजे है, वाइगोस्की है ना, नोम चॉम्स्की है। पाउलो और स्किनर बच्चे किस तरह से अधिगम करते हैं, किस तरह से सीखते हैं और उनके मिजाज में क्या होता है, ये सारी बातें इसके अंदर होगी। पाउलो और क्या है? स्किनर। पाउलो और स्किनर। नंबर 2 लिख लेते हैं पहले, जीन पियाजे और वाइगोस्की। नंबर 3 लिख लेते हैं, नोम चॉम्स्की। अब देख लेते हैं इन मनोविज्ञान के नज़रिए। पाउलो और स्किनर, नोट्स एक बार देख लेना। पाउलो और स्किनर जैसे माहिर किरदारियत के मुताबिक ज़बान का सीखना महज मुहर्रिक, क्या लिखा है एक लफ्ज़? महज मुहर्रिक। महज का मतलब होता है सिर्फ, मुहर्रिक मतलब हरकत, मुहर्रिक का मतलब हरकत, यानी कोई महज हरकत मुहर्रिक से, यानी कोई वाक़या घटित हो तब फिर क्या है भाई, कोई थप्पड़ मारे, बच्चे को मारना नहीं आता है, कभी मारता नहीं है, और जब उसको मारो तब फिर वो उल्टा मारे। बोलते हैं ना, अरे भाई सांप को मत छेड़ो, सांप को छेड़ोगे तो वो काटेगा। तो ये क्या है? महज मुहर्रिक है, यानी आप उसको हरकत दोगे तो फिर वो जवाब रिएक्शन देगा, यानी वो रिप्लाई देगा आपको। तो इसको बोलते हैं महज सिर्फ मुहर्रिक हरकत और जवाब हरकत। जवाब के दरमियान है, के दरमियान, पाउलो और स्किनर ने कहा। यानी क्या है? देखो, जो कि मश्क किससे होता है भाई? मश्क से। यही लिख लेते हैं आगे, मश्क। आगे क्या लिखा है? नकल और रटने से होता है। किससे? रटने से होता है। यानी क्या कह रहा है पाउलो और स्किनर कि बच्चा मश्क करता है, किसी चीज़ की तलब होती है, पानी,
मा मा मा, मम्मी, पा पा पा, पानी। तो मश्क कर रहा है, नकल कर रहा है। घर वालों ने बोला मॉम, तो बच्चों ने कहा मॉम। घर वाले जो भी इस्तेमाल करते हैं वो नकल करते हैं बच्चे, और रटते हैं। जो बच्चे को आता नहीं है ना, जितना आता है वो बार बार उसी को रिप्लाई किया जाता है, बोला जाता है। तो ये पाउलो और स्किनर का मानना ये है कि बच्चा मश्क से, नकल से, रटने से सीखता है, और जब उनके साथ घटित होता है। भाई पाउलो ने जो आपका दिया था, क्या कुत्ते वाला या बिल्ली वाला, किसने दिया, कौन सा दिया था पाउलो ने, वो याद रखना आप। अब देखो आगे चीज़ों और उनके नाम के बीच रिश्ता जोड़ता है। आगे देखो आपका नोम चॉम्स्की, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। जीन पियाजे ने क्या कहा भाई, वाफाकी निज़ामों की तरह गर्दोपेश के साथ तामुल का नतीजा में नशोनुमा पाती है। वाफाकी यानी लोगों के साथ घुलना मिलना जुलना, और बड़े बड़े ख़यालात के ज़रिए से वो इंसान के, बच्चों के दिमाग में, इंसान के दिमाग में वो बातें गर्दिश करती है, घूमती है। तो फिर उन चीज़ों को समझता है, तालमेल बैठाता है, और उन तालमेल बैठाता है 5 चीज़ों के ज़रिए से, जिसका नाम रखा गया है हवासे खमसा। क्या रखा गया भाई, हवासे खमसा। 5 चीज़ों के ज़रिए। क्या है हवासे खमसा, क्या है भाई, नाक, कान, ज़बान, लम्स, लम्स का मतलब छूना होता है, और आँख। इन 5 चीज़ों के ज़रिए से जीन पियाजे के मुताबिक बच्चा तालमेल बैठाता है समाज में। वाइगोत्स्की का क्या मतलब है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि समाज से वो जुड़ता है, माहौल से, सोसाइटी से, तो बच्चा सीख जाता है। ये आप तो जानते ही होंगे, कभी भूलोगे नहीं, वाइगोत्स्की वाला माहौल से। नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की ने क्या कहा, जन्मजात है। क्या है, जन्मजात, यानी बच्चा पैदाइशी तौर पर वो सलाहियत लेकर पैदा होता है। क्या होता है भाई, पैदाइशी सलाहियत लेकर ही पैदा होता है। यानी दुनिया में आने वाला हर बच्चा अपने साथ दिमाग में एक ख़ास उज़ू लेकर आता है। और नोम चॉम्स्की ने LAD का तस्वुर दिया था। किसे, LAD, जो आप लोग CDP में पढ़े होंगे। हमें अभी रिवीजन कराना है, इसलिए हम मुख्तसर तौर पर आपको समझा रहे हैं। देखो पाउलो और स्किनर ने मश्क, नकल और रटने के ज़रिए से बच्चा सीखता है, ये कहा पाउलो और स्किनर ने। जीन पियाजे ने कहा हवा से खमसा के ज़रिए सीखता है। वाइगोत्स्की ने कहा माहौल से सीखता है, समाज से सीखता है। नोम चॉम्स्की ने कहा कि LAD जन्मजात से ही बच्चा सीख लेता है, वो अपने अंदर सलाहियत लेकर आता है। आगे देखें, अब आगे क्या है, तकरीबन ये थोड़े से आपका तो CDP का पेडागोजी का कंप्लीट हुआ, और अब आगे चलते हैं। वो क्या है, ज़रूरी इस्तिलाहात। कुछ ऐसे अल्फाज हैं, मुश्किल हैं, जो समझ में नहीं आता है। तो आप लोग एक बार नोट्स देखो, नोट्स फिर देखो। अब ज़रूरी इस्तिलाहात, लिसानी महारतें। लिसानी महारतें क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक ही साथ की जाती है। क्या है, लिसानी महारतें। लिसानी महारतें क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक साथ चलता है, एक साथ चलता है। एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है लिसानी महारतें। बस सुन रहा है तो बोल भी आएगा, बोल रहा है तो पढ़ना भी आएगा, जब पढ़ना आ गया तो उसको लिखना भी आएगा। तो तकरीबन वो साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चलते रहता है। तो एक साथ चलने वाला प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लिसानी महारत। इसी का नाम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखो जू लिसानियात, बहुत गलती करते हो आप लोग जू लिसानियात और से लिसानियात में। तो देखो जू लिसानियात, जू लिसानियात, जू लिसानियत क्या है, दो ज़बान बोली जाए, जहाँ पे दो ज़बान बोली जाए। क्या, जहाँ पर
दो जबान बोली जाए, इसको क्या बोलते हैं? जू लिसानियात। जू मतलब क्या होता है? वाला, दो जबान या उससे ज़्यादा जबान बोली जाए, इसे क्या बोलते हैं? जू लिसानियात। और कसीर लिसानियात, दो से ज़्यादा। ये जू लिसानियत जो है ना, इसी को बोलते हैं से लिसानी फार्मूला। से लिसानी फार्मूला, फार्मूला जो क्लास में होता है। किससे? क्लास में अप्लाई किया जाता है, स्कूल में, स्कूल में। ये उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जो ज़बान चलती है ना, जो लिसानियात। अब देखो आपका आता है कसीर लिसानियात, बहुभाषिक। कसीर लिसानियात, कसीर लिसानियात क्या है? दो से ज़्यादा ज़बानों को कहते हैं, दो से ज़्यादा ज़बानों को कहते हैं। यह समावेशी शिक्षण की गुणवत्ता है। यानी एक बच्चा बंगाली बोलने वाला आया, एक बच्चा हिंदी बोलने वाला आया, एक बच्चा उर्दू बोलने वाला आया, एक बच्चा संथाली बोलने वाला आया, तो हर बच्चे अलग अलग ज़बान बोलेंगे और फिर उन सारे बच्चों की ज़बान को उस्ताद लेकर एक रफ्तार में सारे बच्चों की ज़बान को समझकर सिखाने की कोशिश करेंगे, जो स्कूल की ज़बान होगी। तो ये क्या होगी? कसीर लिसानियत, बहुभाषिक। ये ही समावेशी है। और जू लिसानियत जो है, ये संविधान में जो से लिसानी फार्मूला रखा गया है कि पहले मादरी ज़बान में सिखाना, फिर हिंदी, फिर उसके बाद उर्दू या फिर इंग्लिश, तो इसी को जू लिसानियत बोलेंगे, इसी को से लिसानी फार्मूला बोलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। लिसानी तनव्वु नोट्स देखो, मुख्तलिफ ज़बानें एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करें। ओसासा, सुनना और पढ़ना। देखो कल का वीडियो में भी आपको बताया था और आज फिर बता रहा हूँ आपको रिवीजन के तौर पर। सुनना और पढ़ना, ध्यान रखना, सुनना और पढ़ना ये क्या है? नजरी है। सुनना और पढ़ना को नजरी बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? उसूली बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? तहसीली बोलेंगे। याद रखना, तहसीली बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? अख्जी बोलेंगे। कल हो सकता है कि वीडियो में वो लिखने में आगे पीछे हो गया होगा, तो अख्जी कहेंगे इसी को, अख्जी। इसी को क्या बोलेंगे आपका? इब्तिदाई, इब्तिदाई। महारत, ये है सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना इजी है बनिस्बत इसके बोलना और लिखना के। और बोलना और लिखने को क्या बोलेंगे? ये तो आपका इतना हो गया। बोलना और लिखना ये है अमली है। क्या है? अमली है। ये है आपका पैदावारी, पैदावारी। इसी को बोलेंगे तख्लीकी, तख्लीकी। भाई उसके अंदर सोच होगी तब तो वो लिख पाएगा, और उसके अंदर समझ होगी तब तो वो बोल पाएगा। तो इसलिए ये पैदावारी, तख्लीकी और इसी तरह से तामीरी, ये तामीरी है, याद रखना। आगे चले। अब देखो तलाफ़ी या इस्लाही तदरीस, देखो उपचारात्मक शिक्षण बता दिया था। इन्हिसार, दारोमदार। एक आता है आपका सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के समझ लो। ये जो मैं वीडियो आप YouTube में डाल रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, हमारा आगे ऑनलाइन पढ़ाने का पर्पज़ से नहीं है, बल्कि आप लोगों को जो ऑफलाइन पढ़ाया था तो आप लोगों में से बहुत सारे को नोट्स पढ़ना नहीं आता है, इसीलिए सिर्फ आपके लेवल के हिसाब से मैं YouTube में डाल रहा हूँ, वरना हमारा कोई मकसद दूसरा नहीं है। तो देखो आर्टिकल, स्टार्ट देख के,
आर्टिकल पूछा जाता है सीटेट में, आर्टिकल 343 ए में क्या कहा गया है? हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान हिंदी देवनागरी होगी। क्या होगी भाई? हिंदी होगी। क्या होगी? सरकारी ज़बान हिंदी सरकारी ज़बान होगी, याद रखना। और 343 बी के अंदर इंग्लिश क्या होगी? अंग्रेजी मुआविन, मुआविन मतलब सहायक, मुआविन सरकारी ज़बान होगी, मुआविन सरकारी ज़बान होगी। ये उर्दू क्या है? 8वें शेड्यूल में है। उर्दू जो लैंग्वेज है 22 सूचियों में शामिल है ना, तो 8वें शेड्यूल में। क्या बोलोगे? 8वें शेड्यूल में। आगे चलते हैं। यूनियन का मतलब होता है मरकज़, दस्तूर हिंद का मतलब भारत का संविधान, जामे क्लास समावेशी कक्षा। जामे क्लास बोलते हैं किसे? जो सीटेट में आता है, जामे क्लास। इसका हिंदी में क्या नाम रखा जाएगा? समावेशी। समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा। आगे देखो, नोट्स देखो। से लिसानी फार्मूला, तीन ज़बान को बोलते हैं से लिसानी। नस्र जिसमें अवजान ना हो। अब आगे चलते हैं। नस्र किसे बोलते हैं? नून सारा गध बोलते हैं इसी को। नस्र जिसमें अवजान ना हो, यानी पूरा चैप्टर। और आपका आएगा कहानी, ड्रामा, अफसाना, इसी में आता है। आगे देखते हैं नज़म। नज़म क्या होता है? एक नस्र हो गया, एक गद्य। एक आता है नज्म, पद्य। आगे देखो, सियाक संदर्भ को बोलते हैं। सियाक किसे बोलते हैं? नोट्स में लिखा हुआ आपका, सियाक संदर्भ को बोलते हैं। माखज़ संदर्भ को बोलते हैं, संदर्भ। और माखज़ स्रोत। माखज़ का मतलब क्या होता है? स्रोत है। स्रोत, ये स्रोत हो गया आपका माखज़ का मतलब। क्लासिकी किसे बोलते हैं? शास्त्रीय भाषा, क्लासिकी। क्लासिकी ज़बान, शास्त्रीय भाषा। अब मैं आप लोगों को सिर्फ नोट पढ़ दूं, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आगे। आगे देखो, मुसलसल और जाम लतीफ़ हुर की महारत, हाथ उंगली को बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। और कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल क्या बोलेंगे? ग्रेस मोटर स्किल। कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल को क्या बोलेंगे? कुल जिस्मानी अमल, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेस या ग्रोस, जो भी ग्रेस मोटर स्किल। और लतीफ़ुर की महारत, ये किस में आएगा? कूदने में आएगा। कूदना, दौड़ना, इसको बोलते हैं क्या? कुल जिस्मानी अमल, ग्रेस मोटर स्किल। लतीफ़ हुर की महारत, ये आपका आएगा फाइन मोटर स्किल। किससे भाई?
फाइन मोटर स्किल। क्या होगा? मोतियों का माला बुनना, बनाना, मोतियों का माला बनाना, लिखना, या ऐसे ही उंगली के ज़रिए से कोई काम करना, ये सब क्या आएगा? फाइन मोटर स्किल में आएगा, जिससे हाथ और उंगली दोनों का रब्त ताल्लुक़ कायम हो। आगे चलते हैं। कसीरी ज़हनत बहुबुद्धि को बोलते हैं। ग़नाई तरीक़ा, ग़नाई अदाकारी तरीक़ा, नज़म को बावाज़ पढ़ना। ग़नाई तरीक़ा, इसको क्या बोलते हैं भाई? अदाकारी। अदाकारी यानी गुनगुनाना, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ को पढ़ना। तो ये नज़म को बावाज़ पढ़ना, बावाज़ बुलंद पढ़ना। आगे चलते हैं। जो आपको नोट्स में लिखाया गया था वो जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आया स्क्रीनशॉट भेज देना, तो मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। ठीक है, फिर भी देख लो एक बार। तदरीस का माना पढ़ना, दर्स का मतलब तदरीस का मतलब पढ़ाना, दर्स का मतलब पढ़ना। आमोज़गार सीखने वाला तालिब इल्म को बोलते हैं। आमोज़गाह मकतब मदरसा को बोलते हैं। आमोजिश सीखना, अधिगम, इक्तिसाब, तहसील, हुसूल यानी आज खुद सीखना, अर्जन करना, एहतिसाब, मुहासबा करना। क्या? एहतिसाब जो लिखा हुआ है। तख्लीक़ी फ़ितरत का लिहाज, पैदाइशी सही, तख्लीक़ी नई चीज़ करने से मुताल्लिक़ है। तश्कीली पढ़ते वक्त तलबा की जाँच, सबक यूनिट की तदरीस, आमोजिश के दौरान जाँच, तकमीली जाँच, मुकम्मल, निसाब सिलेबस, क़वाइद ग्रामर, खानदा खानदगी पढ़ना, तहरीर लिखना, तनासुब अनुपात, मंतिक़ जहन में फ़िक्र पैदा करना। मंतिक़ किसे बोलते हैं? जहन में फ़िक्र पैदा करना। मंतिक़ देख लो, मंतिक़ जहन में फ़िक्र पैदा करना, जहन में फ़िक्र पैदा करना, इसी को बोलते हैं मंतिक़। आगे देख लो। तहरीर मतलब लिखना, अमली मतलब अमल से है। तामुल मेल जुल, तामुल किसे बोलते हैं? मेल जुल, समाजी तामुल। तामुल मेल जुल को बोलते हैं। तामुल मेल जुल को, आपस में एक दूसरे के साथ मिलना जुलना। अब देखो मौजू, मुनासिब, साजगार, औसत, दरमियान, सियाक़ व सबक, आगे पीछे, तशख़ीसी, और उसके बाद देखो तशख़ीसी जाँच, निदानात्मक, खुद एतमादी, आत्मविश्वास, तिफ़्ल मरकूज़, बाल केंद्रित, शमूलियाती तालीम, शमावेशी, तख़य्युल। ये आप पूरा देख लेना, और जो जो समझ में नहीं आता है पूछ लेना। नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आप पूछ लेना। पॉजिटिव टैग वर्ड है, ज़रा इसको भी आप लोगों से गुजारिश करूँगा ज़रूर ब ज़रूर उसको देखें, पढ़ें नोट्स को। जहाँ समझ में नहीं आए स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेज दें, मैं इंशाल्लाह समझा दूँगा। जो क्वेश्चंस भी आप प्रीवियस का तैयारी कर रहे हो, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना ज़रूर ब ज़रूर। ये आपका पूरा तकरीबन पेडागोजी का हो गया। इंशाल्लाह कल कोठारे कमीशन और नई तालीमी पॉलिसी NEP और 2005 NCF 2005 का खाका मैं लेके इंशाल्लाह मैं आपके पास आऊँगा, और कल ही थोड़ा सा ग्रामर भी पढ़ा के मैं अपनी क्लास को एंड कर लूँगा इंशाल्लाह। अगर आपके अंदर फिर चाहत और तलब होगी तो फिर सवालात का सेशन भी इंशाल्लाह रखेंगे, और जिन जो बच्चों को सीटेट का एग्ज़ाम पेपर दे के आएँगे तो उनका भी एनालाइज मैं करता चलूँगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही बस, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन।